My bachelor and master degree in political science is from University of Delhi with first division honors. I have qualified UGC examination 3 times in political science. I have over 6 year teaching experience. I have taught BA students at School of Open Learning and mentors UGC Net as parent online and offline platform as a self-educator. In this class, we'll discuss about socialism. We will discuss about only 2 main topics. One is syndicalism and second one is gay social. We will discuss on 2 topics, syndicalism and gay socialism. ये दोनों ही टाइप है, ये सोशलिज्म के मेन टाइप्स हैं. ओके, जो सिंडिकलिज्म है ये संघवाद का एक रूप है और समाज स्थापित करने के एक तरीके के बारे में बताया गया है. साम्य की अपनी इनकी कुछ अप्रोचेस हैं. उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम जानते हैं कि सिंडिकलिज्म और सेकंड टॉपिक है हमारा गिल्ड सोशलिज्म. इन दोनों में क्या अंतर है वो हम समझने वाले हैं. साथ ही हम समझेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, तो देखिए 18th सेंचुरी से पहले क्या होता था, राजतंत्र हुआ करती थी, तानाशाही, पॉपशाही और इस तरह से एक सामंतवाद व्यवस्था भी हुआ करती थी. और जो था समाज में काफी ज्यादा अंधविश्वास लोगों में फैला हुआ था, क्योंकि लोगों से धर्म के नाम, याद रखिएगा, धर्म के नाम पर कोई भी कार्य, गलत कार्य करवाया जाता था. इस समय काल में यानी कि 18th सेंचुरी से पहले व्यक्ति के अधिकारों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था. ठीक है, इसमें क्या होता था कि कुछ ही लोगों का जो है विकास हो रहा था और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा शोषण भी होता था. साथ में व्यक्तिगत अधिकारों को, स्वतंत्रता को ज्यादा मान्यता नहीं दी थी. उसके चलते हुए 18th सेंचुरी में क्या होने था, लोग में पुनर्जागरण हुआ. ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन हुए, औद्योगिक क्रांति होने लगी, वाणिज्य क्रांति होने लगी और साथ में मध्यम का उदय होने लगा. तो ये समय जो था, लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई और इसी वजह से उदारवाद का जो है उदय हुआ. उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसे विवेकशील यानी रैशनल माना जाता है. ये विचारधारा ऐसी है जो मानती है कि व्यक्ति अपना भला खुद से सोच सकता है, इसके लिए किसी राज्य पर उसे अधिक निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है. इसमें व्यक्ति को जो है एक ऑटोनॉमी मिली हुई है यानी स्वायत्ता मिली हुई है और राइट टू अपॉर्चुनिटी यानी अवसर समानता मिली है, जिसमें व्यक्ति को चयन स्वतंत्रता है. इवन खुद की सरकार को भी वो उसको हटा भी सकते हैं, उन्हें पसंद ना आए सरकार. वो सीमित सरकार की, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं. तो याद रखिएगा, वो सरकार बातें करते हैं और इस तरह से वो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं. याद रखिएगा, व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, व्यक्ति के कार ज्यादा माने जाते हैं. तो इस उदारवाद की जैसे पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ. पूंजीवादी विचारधारा का मतलब है कि मशीनें आने लगी, लोग उत्पादन करने लगे और समाज में कुछ लोग संसाधनों के धनी थे. ठीक है, कुछ जो है दास बनके या श्रमिक बनके कार्य करते थे. इससे पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ जो बाजार उन्मुख थी, यानी कि वो मार्केट पर बहुत ज्यादा फोकस करती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर बातें करती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बातें क्या करती थी. ठीक है, इस व्यवस्था में करती है. पूंजीवादी व्यवस्था आज के समय पर भी अपनी जाती है. तो इस व्यवस्था में क्या होता है, जो भी साधनों, याद रखिएगा, जो उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन है और विनियमन के साधन है, पूंजीवादी व्यवस्था में इस पर जो अधिकार जाता है वो निजी व्यक्तियों का या फिर संस्थाओं का माना जाता है. इसमें समाज को बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, यानी कि समुदाय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. यदि इसमें जो व्यक्ति धनी है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, वो और शक्तिशाली होता है और जो व्यक्ति धनी वो और नहीं हो रहा था, जो व्यक्ति शक्तिशाली हो शक्तिशाली और कमजोर और कमजोर होता जा रहा था. तो इससे पूरे समुदाय का भला नहीं होता है. समुदाय की भावना क्या होता है
कि सभी समुदाय की भलाई सोची जाती है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं सोची जाती। तो इस तरह से पूंजीवादी विचारधारा है वो व्यक्ति को केंद्र में रखता है। इसके विपरीत याद रखिएगा, जो उदारवादी विचारधारा के जो जनक है वो जॉन लॉक थे। बाकी उदारवादी विचारकों में मिल, हेयक, नॉजिक, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन, बस इस तरह के विचारक आते हैं। परंतु 19वीं शताब्दी में क्या होने लगा था, 19वीं शताब्दी में क्या होने लगा था, समुदाय को ज्यादा देने लगे थे। और 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक, कार्ल मार्क्स की बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उनकी बुक रही है, जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, समाजवाद के सिद्धांत दिए, और उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य का उदय होता है जो सिर्फ शोषण करने की एक संस्था मात्र है, इसलिए राज्य को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और समाजवाद को स्थापित करना चाहिए। और समाज को, उस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद ऐसा समय आएगा जब वो तानाशाही भी समाप्त हो जाएगी, समाज में कोई राज्य नहीं रहेगा, किसी तरीके का कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं होगी, सभी व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करेंगे, क्षमता के अनुसार उत्पादन करेंगे और आवश्यकता के अनुसार भोग करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, जो काल से वो समाजवाद लाने का तरीका क्रांति को बताते हैं, लेकिन कुछ विचारकों ने क्रमिक तरीके से समाज लाने की बात की है, और वो कहते हैं कि राज्य होते भी समाजवाद लाया जा सकता है। इन विचारकों में कौन से विचारक है जो इस तरह की बात करते हैं, वो है फेबियन सोशलिस्ट। याद रखिएगा, फेबियन सोशलिस्ट यानी कि फेबियन समाजवाद। फेबियन सोशलिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं, हम फेबियन सोशलिस्ट कह सकते हैं, विकासवादी समाजवादी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट भी को कहा जाता है। ये सभी क्या कहते हैं कि समाजवाद, सोशलिज्म लाया जा सकता है स्टेट के होते हुए भी, और ग्रेजुअल तरीके से चेंजेस लाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में राज्य भी सोच सकता है, मतदान का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक से चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी तरीके से दो संघवाद के रूप, यहाँ पर हम देखेंगे गिल्ड संघवाद, सिंडिकेलिज्म, और दूसरा हमारे जो है गिल्ड सोशलिज्म। ये दोनों किस तरह से समाजवाद लाने की बातें करते हैं, या फोकस करके सुनिए, इनमें कुछ रूप जो है मार्क्स के विचार देखने को मिलता है, कुछ फेबियन समाजवाद के, जो कि ग्रेजुअल तरीके से जिसकी बात करते हैं स्टेट के साथ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो श्रम संघवाद है वो क्या, इसकी शुरुआत है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में श्रमिक आंदोलन का ये रहा है श्रम संघवाद, सिंडिकेलिज्म। इसके विचारक है जॉर्ज सोरोस, जो क्या कहते हैं, वो वैसे तो मार्क्स के आलोचक थे, लेकिन उनका जो क्रांतिकारी रणनीति है वो उसके समर्थक थे। और जो श्रम संघवाद है वो अराजकतावाद और मार्क्सवाद का इशू है। अराजकतावाद यानी कि अनार्किज्म। अनार्किज्म क्या कहते हैं, हमें स्टेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों में क्या है, हार्मनी है, लोग अच्छे से मिलजुल कर एक दूसरे के सद्भावना से रह सकते हैं, ये अनार्किस्ट बोलते हैं। और मार्क्सवादी बोलते हैं, मार्क्सवाद ने जो अपने समाजवाद की बातें हैं, और वो स्टेट को गलत बोलते हैं और समाजवाद लाने की बात करते हैं। पर इन्होंने समाजवाद लाने की बात को, जो समाजवाद लाने का जो कॉन्सेप्ट है वो से लिया है, ठीक है। और अराजकतावाद मतलब अराजकता के भी कुछ तत्व देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो स्टेट की बातें नहीं करता है। श्रमवाद भी मानते हैं कि स्टेट नहीं रहेगा, और मार्क्स की तरह ही वो वर्ग संघर्ष की बातें करता है कि हमेशा लोगों में जो वर्ग संघर्ष बना रहता है, दो गुटों में हमेशा द्वंद्व चला रहता है। तो याद रखिएगा, ये जो अपनी बातें करती हैं, जो समाजवाद लाने की बातें करते हैं, ये ट्रेड यूनियन के माध्यम से बात करते हैं। तो ट्रेड यूनियन के माध्यम से, याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन के माध्यम से क्या होगा, सोशलिज्म को स्थापित किया जाएगा, स्टेट सोशलिज्म को स्थापित नहीं करेगा।
तो यहाँ पर भी लिखा है, वैसे फ्रांस में ट्रेड यूनियन को वैधानिक रूप से कार्य की अनुमति नहीं थी। ट्रेड यूनियन इन फ्रांस फॉर नॉट अलाउड टू फंक्शन। ठीक है, पर इसके बाद भी आंदोलन था, वो इसी बात पे था कि श्रमिक आंदोलन को, ट्रेड यूनियन को आने दिया जाए, उनको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो जॉर्ज ने भी कहा है कि ये, जॉर्ज बोलते हैं, a structure in which the trade union is the basis of building a new society। तो लेबर यूनियनिज्म जो है ये कार्य करेगा। ठीक है, ट्रेड यूनियन के माध्यम से। उसके बाद हेलो ने कुछ विशेषताएं बताई हैं श्रम संघवाद की। वो कहते हैं कि वर्ग संघ के संगठन केंद्रीय है, मतलब कि लोगों में दो वर्गों में द्वंद बना ही रहेगा। उसके बाद ये संसद में पूरे तरीके से विश्वास नहीं रखते हैं। क्रांति का तरीका काल से निकाला गया है, क्योंकि ये तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं, हिंसा को, वायलेंस को ये नेसेसरी मानते हैं, नेसेसरी नहीं मानते बल्कि उसको मॉरली गुड भी मानते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे गिल्ड सोशलिज्म की। तो याद रखिएगा, जो गिल्ड सोशलिज्म है, स्टेट खत्म करने की बातें नहीं करता, ये स्टेट को मानता है, और ये वैसे पूरे तरीके से ये संसदीय मार्ग में भी विश्वास नहीं करता है। उसके बावजूद भी ये कुछ पावर जो है गिल्ड को देता है उत्पादन में, और कुछ पावर जो है स्टेट के पास ही रहेगी, और वो ज्यादा पावर जो है समुदाय के मन से होगी, मतलब जो साम्यवाद है वो समुदाय लेकर रहेगा। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति है वो इंग्लैंड से हुई थी। रोको ने कहा कि गिल्ड सोशलिज्म जो है वो अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रांसीसी श्रम संघवाद का बौद्धिक शिशु है। तो याद रखिएगा, इस कुछ जो तत्व हैं वो सिंडिकेलिज्म के हैं और फेबियनिज्म के हैं। ठीक है, फेबियनिज्म है वो राज्य को पूरे तरीके से खत्म करने की बातें नहीं करता है। तो यही विचार जो है गिल्ड सोशलिज्म ने अपनाए हैं। और सिंडिकेलिज्म की जो बातें हैं वो जो लेबर को बहुत ज्यादा पावर देने की बात करते हैं, यही गिल्ड सोशलिज्म भी कहता है। ठीक है, उसके बाद जो मेन इसके प्रोपाउंडर वो एजेंटी है और जीडीएच कॉल है। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये वेजेस सिस्टम में विश्वास नहीं करते, और प्रॉफिट मेक की बातें भी कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के इस सिस्टम को वो क्रिटिसाइज करते हैं। इनका कहना है कि स्टेट इज अ कम्युनिटी इज नॉट ए इंडिविजुअल एज अ कम्युनिटी। ओके, तो राज्य जो है वो समुदायों का एक समुदाय है, एकमात्र समुदाय नहीं। बाकी मैंने जैसे कि बताया कि मस्जिद को जो है मना करती हैं, क्योंकि ये रियली गुड नहीं है, इससे उनकी क्रिएटिविटी का लॉस होता है वर्कर्स की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जितना काम हमने मेहनत से सिर्फ उतना ही हमें मिल रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा इनको नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा मजदूरों को मिलना चाहिए, इसलिए उनको सैलरी मिलनी चाहिए, ना कि वेजेस। चलिए आगे हमने कहा है कि ये डेमोक्रेटिक फंक्शन की बातें करते हैं। ठीक है, ये समाजवाद जो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बातें करते हैं, मतलब कि ये इंटरेस्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड नॉट इंडिविजुअल्स, यानी कि हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए। राज्य के स्थान पर कौन कंप्यूटर करेंगे और समुदाय करेंगे, हिंसा को अस्वीकार करते हैं। इसके विपरीत जो सिंडिकेलिज्म श्रम संघवादी थे, वो हिंसा को स्वीकार करते हैं, ओरली गुड मानते हैं, और ये संसदीय मार्ग पूरे तरीके से विश्वास नहीं करते। तो ये कुछ पावर राज्य को देने की बात करते हैं और कुछ पावर गिल्ड्स को देने की बात करते हैं, और गिल्ड्स को उत्पादन की सारी यानी प्रोडक्शन जितनी भी पावर है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, गिल्ड्स में होनी चाहिए। इनके बीच में हम एक बार अंतर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर सिंडिकेटम, दूसरी तरफ हमारा है हमारा गिल्ड सोशल। ठीक है, सिंडिकेलिज्म जो मानता है ये स्टेट बिल्कुल खत्म करने की बातें बोलता है। ये इसकी शुरुआत थी वो फ्रांस से हुई थी, और इसकी शुरुआत ये स्टेट को पूरी तरीके से कम करने की बातें नहीं करता है, पर ये संसदीय मार्ग में पूरे तरह से विश्वास भी नहीं रखता। ठीक है, और ये इसकी जो शुरुआत थी वो इंग्लैंड से थी। इसके मेन विचारक जॉर्ज सोरेल रहे हैं, जो इस बारे में बातें करते हैं, और इसके विचारक गिल्ड सोशलिज्म के रोको ने इसके बारे में कहा है, और सोरेलिज्म के बारे में कहते हैं कि ये अराजकतावाद प्लस मार्क्सवाद का बौद्धिक शिशु है, और
गिल्ड सोशलिज्म के बारे में रोक कहा था कि फेबिनिज्म प्लस मार्क्स श्रम संघ सिंडिकेलिज्म के इसके दोनों के रूप इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके साथ ही सिंडिकेलिज्म जो है हिंसा की बात करती है, हिंसा को अपनाया जाए, और ये हिंसा ये वायलेंस को स्वीकार नहीं करते हैं गिल्ड सोशलिस्ट। ओके, यहाँ पर साम्यवाद यानी सोशलिज्म लाने की, कम्युनिज्म लाने की जो फुल पावर है वो ट्रेड यूनियन को दी है, ट्रेड यूनियन। ठीक है, ये स्टेट को पूरे तरीके से अबॉलिश करने की बात करते हैं, इसलिए परंतु ये स्टेट की जो पावर है, गिल्ड सोशलिज्म जो स्टेट की जो पूरी पावर है उसे खत्म करने की बात नहीं करते, कि बल्कि वो डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात करते हैं। ओके, गिल्ड सोशलिज्म के जो मेन प्रोपाउंडर है वो एजी पेंटी है। ठीक है, और साथ में कोट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ ही ये इन दोनों में जो है मेन अंतर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो हमारा पीछे जा चुका है, जिसमें बात की गई थी क्या जो सोशलिज्म है, फेबियन सोशलिज्म, देखते क्वेश्चन बता देती हूँ। फेबियन सोशलिज्म जो है वो रेडिकल चेंजेस की बातें करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नहीं, ये जो रेडिकल चेंजेस की बातें नहीं करता है। ठीक है, और क्या सिंडिकेलिज्म लेबर ट्रेड यूनियन की बातें करता है, ये भी क्वेश्चन में था, तो यस ये ट्रेड यूनियन की बात करता है। और उसके बाद हमारा पॉइंट था क्या जो हमारा गिल्ड सोशलिज्म है वो बात करता है प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की, याद रखिएगा, यस ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। हमने पढ़ा था ना कि ये हितों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, ना कि व्यक्तियों का। अब उसके बाद हमने और क्या पढ़ा है कि हाँ, जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि यही फेबियन सोशलिज्म और रेडिकल की बातें नहीं करते हैं, तो ये हमारा उस क्वेश्चन एक रॉन्ग ऑप्शन था। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा तो इसको याद रखना, क्योंकि ये चेंजेस की बातें करते हैं ग्रेजुअल, कॉन्स्टिट्यूशनल, साथ में डेमोक्रेटिक वे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। होप ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव